ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। 7 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। इसमें 7 श्रेणियों में सरकारी संस्थानों के 22 अभिनव डिजिटल पहलों को वर्ष 2022 के लिए सम्मानित किया गया। ये 7वें डिजिटल इंडिया पुरस्कार हैं। इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने बिल्कुल ग्रास रूट स्तर पर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में दुनिया में एक मिसाल कायम की है। इस विषय पर हमने बात की एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी से। पवन जी, किन किन क्षेत्रों को हम कहें कि डिजिटल इंडिया से या डिजिटाइजेशन से सबसे ज्यादा लाभ हुआ है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तब से हम लोगों ने एक नया अध्याय लिखना प्रारंभ किया है। ये उस दौर की बात है जब कोविड नहीं आया था, लेकिन दूरदर्शिता थी इस सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, कि उन्होंने सोचा कि आवश्यकता आ गई है कि भारत को पूरी तरीके से परिवर्तित किया जाए डिजिटल माध्यम से। लिहाजा डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया की कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ और उसके तत्पश्चात लगातार ये सरकार कोशिश करती जा रही है कि वो अपनी विभिन्न प्रकार की गवर्नेंस सेवाओं को डिजिटल स्वरूप में लोगों को प्रदान कर सके। उद्देश्य बहुत क्लियर है कि लोगों के घर बैठे उन्हें गवर्नेंस सेवाओं का आनंद मिल सके। और मुझे लगता है कि इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने लगभग हर गवर्नेंस क्षेत्र के पहलू को टच किया है। चाहे वो बात आप कर लीजिए पारदर्शिता की, चाहे बात आप करें अकाउंटेबिलिटी की, और चाहे बात आप करें स्पीड ऑफ प्रोवाइडिंग गवर्नेंस सर्विसेज की, चाहे आप बात कर लें महानगरों की, चाहे बात करें छोटे शहरों की, या चाहे बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की। आज अगर आपको सरकार के साथ काम करना है तो आप सरकारी वेबसाइट पर जाएं और वहां से तमाम सारी जानकारी उपलब्ध कर लें। आजकल लगभग तमाम सारी एप्लीकेशंस जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम्स की, वो हम लोग केवल डिजिटल माध्यम से ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स रहा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। और जब से कोविड-19 आया है तब से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्व को और ज्यादा बल प्राप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि कोविड-19 में अधिकांश भारतवासियों को अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि एक ही बात रही कि उन्हें डिजिटल माध्यम का ऑप्शन करनी पड़ेगी। और इस संदर्भ में भी मैं मानता हूं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अग्रणी भूमिका, एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतवासियों को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में ले जाने में। भारत को डिजिटल बनाने के प्रयासों में मील के जो सबसे बड़े पत्थर हैं, उनके रूप में आप किनकी पहचान करना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल बनाने में भारत का जो ध्येय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्येय है। और भारत समझता है कि डिजिटल भारत का सपना 1 मिनट में साकार नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भारत में डिजिटल क्रांति को एक नया स्वरूप हम प्रदान कर सकें। तो जब मैं मील पत्थरों की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं भारत के कानूनी ढांचे की। भारत के पास ऑलरेडी भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को एक प्रकार का फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसके आधार पर अब डिजिटल सेवाएं लोगों तक प्राप्त की जाती हैं या लोगों को मुहैया कराई जाती है। दूसरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील पत्थर रहा है कि जिस तरीके से अब जो गवर्नमेंटल पेमेंट्स हैं, चाहे मनरेगा की पेमेंट्स होंगी, चाहे ग्रामीण के और योजनाओं की पेमेंट्स हैं, वो अब डिजिटल माध्यम से लोगों के खातों तक डायरेक्ट की जा रही है। एक जमाना वो होता था कि 100 रुपए अगर सरकार वितरित किया करती थी तो वास्तविक तौर पर 10 ही रुपए अल्टीमेट जो यूजर या उपभोक्ता था उसे मिला करते थे। वो कहीं ना कहीं लीकेज लगातार हुआ करते थे। अब इस सरकार का विजन ये है कि जितने भी मिडिलमैन हैं उनको आपने समाप्त करना है और इस संदर्भ में अब जो भी पेमेंट्स होती हैं लोगों के खातों में डायरेक्ट मुहैया करा दी जाती हैं, ताकि उससे न केवल आपकी लीकेज वाला प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, लोगों की जो कॉन्फिडेंस है उसको ज्यादा बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आप पारदर्शिता की नई मिसाल दूसरे राष्ट्रों के लिए भी पैदा कर देते हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मील पत्थर ये रहा है कि अब विभिन्न प्रकार की जो नई गवर्नेंस सेवाएं आ रही हैं वो तमाम सारी गवर्नेंस सेवाएं केवल डिजिटल माध्यम से ही आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आज इंडिया पूरी तरीके से डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक इंडिया प्रोसेस में है, एक रफ्तार है जो चल रही है।
अभी और कुछ मील के पत्थर को हमें अचीव करना है। अब जब कोविड-19 आया तो हमने देखा कि कोर्टों को, चाहे न्यायालयों की बात हो, उन्होंने ऑलमोस्ट ओवरनाइट ही डिजिटल माध्यम का अडॉप्शन किया, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स की स्थापना की और इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स के माध्यम से लोगों को डिसेमिनेशन ऑफ जस्टिस प्रदान किया। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील पत्थर था। अब आने वाले समय में महत्वपूर्ण बातें ये रहेंगी कि जैसे उभरती हुई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनका सही सदुपयोग भारत डिजिटल गवर्नेंस के लिए कैसे कर पाएगा, चाहे वो नई टेक्नोलॉजीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग या मेटावर्स ही क्यों ना हो। तो अब क्योंकि आज की वर्तमान भारतीय सरकार काफी इनोवेटिव है अपनी विजन को लेकर, अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर, तो वो नई उभरती टेक्नोलॉजीज के महत्व और उनकी नई एप्लीकेशंस पर लगातार नजर गाड़े हुए हैं और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए, उसकी लगातार नए इनोवेटिव तरीके लगातार खोज कर रही है। तो मुझे लगता है ऑल सेड एंड डन, अगर मैं भारत को 2014 में देखूं और भारत की स्थिति देखूं और आज जब 2023 का प्रारंभ होता है तब मैं भारत की स्थिति देखता हूं, तो मुझे दो भारत नजर आते हैं। एक वो पुराना भारत था जहां पर डिजिटल माध्यम को बहुत कम तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, और एक आज का भारत है जो बिल्कुल ही एक परिवर्तित भारत के तौर पर नजर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रतीक बनता जा रहा है भारत, और ये हम फाइनल ईयर तक नहीं पहुंचे हैं, ये भी केवल एक इंटरमीडिएट स्टेप है और भी कदम और उठाने होंगे ताकि संपूर्ण भारतवासियों को डिजिटल क्रांति के महत्वपूर्ण लाभों का बेनिफिट प्रदान किया जा सके। जैसा आपने बताया कि नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो सेवाएं हैं अब लोगों तक ज्यादा पहुंच रही हैं और बेहतर तरीके से पहुंच रही हैं, चाहे उनके खाते में सरकारी मदद पहुंचाने की बात हो या दूसरे तरीके की जानकारी हासिल करने की बात हो या कोई किसी भी तरह का सरकारी काम हो। अभी जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें भी सशक्तिकरण वाले मामले में ई-नैम को पुरस्कार दिया गया है, ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है ई ट्रांसपोर्ट, उसको दिया गया है और जजमेंट सर्च पोर्टल को दिया गया है। और अभी हाल ही में इसके बारे में समाचार था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पुराने जजमेंट्स को शायद उपलब्ध कराने को कहा है डिजिटल माध्यम से, जिसकी जानकारी के लिए पहले लोगों को बहुत खर्च करना पड़ता था और अब शायद वो खर्च बच सकेगा। देखिए, ये जो पुरस्कार दिए गए हैं ये केवल प्रोत्साहन के एक पात्र हैं। देखिए, काम आप अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोत्साहन मिल जाए, अगर आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, तो आपका जो दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय होता है वो मीलों आगे पहुंच जाता है। और साथ ही साथ और लोग जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला होता वो भी प्रोत्साहित हो जाते हैं कि चलिए हम और मेहनत करेंगे ताकि अगले साल, अगले वर्ष के पुरस्कारों में हम भी फीचर जरूर हों। अब सुप्रीम कोर्ट को आप देख लीजिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वो डिजिटल क्रांति को अडॉप्ट कर रही है। पहला ऐसा जमाना होता था कि कागजों को अदालत से वापस निकालने में, सर्टिफाइड कॉपी देने में तो महीनों लग जाया करते थे, पैसे बहुत लग जाया करते थे। अब तमाम सारी जजमेंट्स ही आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो जो आपके जो मिडलमैन है वो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए हैं। आप डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को सुचारू रूप से लगातार बल प्रदान कर रहे हैं इस तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए। और ऑलरेडी अब न्यायालयों में बात चल रही है, तो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को आप ब्लॉकचेन पर सेव कर सकें। साथ ही साथ चयन इस बात पर भी चल रहा है इस तरीके से जो उभरती हुई ट्रेंड्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनको आधार बनाते हुए डिस्पेंसिंग जस्टिस को ज्यादा क्विकर, ज्यादा एक्सपीरियंस और क्विक बनाया जा सके। ऑल सेड एंड डन, अब तो कोविड-19 के बाद ये हाल हो गया है कि लगभग हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन में महत्व स्टेक होल्डर्स ने पहचानना शुरू कर दिया है और अब ज्यादा से ज्यादा जितनी भी सरकारी ऑफरिंग्स आती हैं वो डिजिटल माध्यम में आती हैं। लोग भी अब कंफर्टेबल हो गए हैं डिजिटल डेटा को लेकर, तो ये हमें प्रिपेयर्डनेस लेवल पर जहाँ पर हम लॉन्च कर सकते हैं हम अगले पड़ाव की, जहाँ पर भारत एक नए मैच्योर लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की दिशा। जी पवन जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।